तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का पॉलिटी की एक और शानदार क्लास में। देखिए इस क्लास में हम अपने संविधान के भाग 2 के बारे में जानेंगे। भाग 2 किसके बारे में बताता है तो आप सबको पता होना चाहिए और पता होगा। ये नागरिकता के बारे में बताता है, यानी सिटीजनशिप के बारे में बताता है। अच्छा, नागरिकता से संबंधित हमें कितने आर्टिकल डिस्कस करने होते हैं? आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक, यानी अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक हमें नागरिकता के बारे में पढ़ना होता है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं आपको पॉलिटी इतने शानदार तरीके से पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा, ठीक है, कि आपको फिर दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी कहीं से भी, किसी भी वन डे एग्जाम के लिए। ओके, देखिए शुरू करने से पहले आप मेरी बातों को ध्यान से सुनना। सबसे पहले मैं आपको नागरिक के बारे में बताऊंगा कि नागरिक क्या होते हैं। ठीक है, आप सभी को पता होगा कि किसी भी देश में दो तरह के नागरिक होते हैं, दो तरह के लोग होते हैं। एक तो उसी देश के मूल निवासी होते हैं, जिन्हें उसी देश के नागरिक कहा जाता है। जैसे अपने भारत के मूल निवासी भारतीय नागरिक। अगर अपने भारत में किसी अन्य देश से कोई व्यक्ति आकर बसने लग जाए तो उसे विदेशी नागरिक कहा जाता है। ठीक है, जो अपने भारत का मूल निवासी होता है ना, जिसका जन्म भारत में हुआ हो। मूल निवासी का मतलब यह है कि वो यहीं जन्मा हो। ठीक है, जो अपने भारत का मूल निवासी होता है उसके अंदर अपने भारत के प्रति पूर्ण निष्ठा होती है, पूर्ण निष्ठा होती है, और वो भारत का पूर्ण सदस्य होता है। ठीक है, जो विदेशी नागरिक होते हैं, ये विदेशी नागरिक किसी अन्य देश से आकर अपने भारत में बसते हैं। जिस भी देश से आते हैं, मान के चलो कोई अमेरिका का व्यक्ति अपने भारत में आना चाहता है, भारत की नागरिकता लेना चाहता है, तो उसे भारत पहले वहां की नागरिकता त्यागनी होगी, उसके बाद यही अपने भारत की नागरिकता उसे मिल पाएगी। अच्छा, जो विदेशी नागरिक होते हैं ये भी दो तरह के होते हैं। एक विदेशी नागरिक ऐसे होते हैं जो भारत के संग सकारात्मक संबंध रखते हैं, जो भारत के विकास के बारे में ही सोचते हैं। और एक विदेशी नागरिक ऐसे होते हैं जो भारत पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। ठीक है, यानी भारत के अहित के बारे में सोचते हैं। जो देशी नागरिक यानी मूल निवासी होते हैं ना, इन्हें सभी तो सिविल अधिकार मिले होते हैं और सभी इन्हें राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। लेकिन विदेशी नागरिकों को विदेशी नागरिकों को सभी सिविल अधिकार नहीं मिले होते और सभी नागरिक अधिकार नहीं मिले होते। क्या पता वो कब दगा कर जाएं। ठीक है, दगा तो मूल निवासी भी कर जाते हैं। खैर, इस टॉपिक पर हम बात नहीं करेंगे। अब हम बात करते हैं कि विदेशी नागरिक भी दो तरह के होते हैं, जो मैंने आपको बता दिया। एक तो वो होते हैं जो सकारात्मक प्रभाव रखते हैं, यानी वो हमारे मित्र कहलाते हैं। जो नकारात्मक प्रभाव रखते हैं, जो शत्रु कहलाते हैं। ठीक है, जैसे अब हम बात करेंगे नागरिकता की परिभाषा के बारे में, तो अब यहाँ से डायरेक्टली अनुच्छेदों से ही प्रश्न पूछे गए हैं। अब तक मुझे जो आपको बताना था वो मैंने बता दिया, आप समझ गए होंगे। अब हम यहाँ से डायरेक्टली अनुच्छेदों पर डिस्कस करेंगे कि किस अनुच्छेद में किसके बारे में बताया गया है, क्योंकि डायरेक्टली ही प्रश्न पूछा जाता है अनुच्छेदों से किसी भी वन डे एग्जाम में। बात करें आर्टिकल 5 की, यानी अनुच्छेद 5 की, तो ये बताता है नागरिकता की परिभाषा के बारे में। नागरिकता की परिभाषा के बारे में। अच्छा, नागरिकता की परिभाषा के बारे में कैसे? इन द सेंस आप कह सकते हैं कि भारत के संविधान के प्रारंभ में, भारत के संविधान के प्रारंभ कब हुआ? भारत के संविधान का 26 जनवरी 1950 को। प्रारंभ में वह प्रत्येक व्यक्ति जो भारत में निवास कर रहा है वह भारत का नागरिक कहलाएगा। ठीक है, भारत का नागरिक कहलाएगा जो भारत में निवास कर रहा है। कब से? 26 जनवरी 1950 के प्रारंभ से। ठीक है, इसके कुछ पैरामीटर हैं, जैसे कोई भी व्यक्ति जिसका जन्म भारत में हुआ हो भारत का नागरिक कहलाएगा। उसके माता पिता या दोनों में से कोई एक भारतीय हो तो भारत का नागरिक कहलाएगा। वह न्यूनतम 5 वर्ष से भारत में निवास कर रहा हो तो भारतीय नागरिक कहलाएगा। वह 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आया हो और उसने पंजीकरण करा लिया हो, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, तो वो भारत का नागरिक कहलाएगा। या उसके माता पिता का जन्म अविभाजित अविभाजित जब भारत का विभाजन नहीं हुआ हो, उससे पहले जन्म हुआ हो उसके माँ बाप का भारत में, तो वो भारत का नागरिक कहलाएगा, यानी उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी। कहने का मतलब ये है। ये तो बताता है आर्टिकल 5। अब हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 6, 7, 8, 9, 10, 11। अब यहाँ से प्रीवियस ईयर परीक्षा में डायरेक्टली प्रश्न पूछे गए हैं। कैसे प्रश्न पूछे गए हैं? जैसे अनुच्छेद 6 किसके बारे में बताता है?
तो अनुच्छेद 6 बताता है यानी आर्टिकल 6 बताता है पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों की नागरिकता के बारे में। अब कोई व्यक्ति किसी अन्य देश से भारत में आना चाहे और भारत की नागरिकता ग्रहण करना चाहे तो पहले तो उसे अपने उसी देश की नागरिकता त्यागनी होगी। ठीक है, वो अपनी इच्छा से भी त्याग सकता है। ठीक है, अब जो व्यक्ति भारत से पाकिस्तान आ रहा है उसकी नागरिकता के बारे में बताता है आर्टिकल 6। आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति 19 जुलाई 1948 या इसके बाद में आए, ठीक है, और 6 महीने तक भारत में निवास किया हो, फिर उसने क्या कर लिया हो, पंजीकरण करा लिया हो। कब? 26 जनवरी 1950 से पहले पंजीकरण करा लिया हो तो उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी। ये कहता है आर्टिकल 6। अब यहीं पर मैं आपको आर्टिकल 7 के बारे में बताऊं तो आर्टिकल 7 क्या कहता है? आर्टिकल 7 कहता है भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोगों की नागरिकता के बारे में प्रावधान करता है। आर्टिकल 6 पाकिस्तान से भारत आना और आर्टिकल 7 भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोगों की नागरिकता के बारे में ये बताता है। ठीक है, अब यहाँ आप एक बात ये समझेंगे, अब यहाँ पर आप ये बात समझेंगे, आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि जो नागरिकता अधिनियम लाया गया था, एक भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955, जिसमें समय समय पर संशोधन किए गए, इसके बारे में हम बाद में समझेंगे, क्लास के चलते समझेंगे अभी थोड़ी देर में। सबसे पहले मैं आपको सिर्फ आर्टिकल के बारे में डिस्कस करा रहा हूँ। ठीक है, आर्टिकल 6 पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों के बारे में, आर्टिकल 7 भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोगों की नागरिकता के बारे में प्रावधान करता है। लेकिन यहीं पर आर्टिकल 8 की बात करें, आर्टिकल 8 जो कि भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार के बारे में बताता है, या फिर ये कहता है कि भारतीय मूल के लोगों की नागरिकता के बारे में प्रावधान। भारतीय मूल के लोग इन द सेंस आप कह सकते हैं कि भारत का कोई मूल निवासी किसी अन्य देश में रह रहा है। ठीक है, मूल निवासी के बारे में ये बात कर रहा है। भारतीय मूल के लोगों की नागरिकता के बारे में, यानी आप इस तरह से समझ सकते हैं कि भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के, भारत में जन्म हुआ हो लेकिन वो कि कुछ व्यक्तियों के अधिकार के, नागरिकता के अधिकार के बारे में ये बताता है। आप इस तरह से समझ सकते हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये जो आर्टिकल 8 है, यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से या उसके माता पिता या उसके दादी दादा या उसके नानी नाना में से कोई भारत में जन्मा हो लेकिन वह भारत से बाहर किसी अन्य देश में रह रहा हो तो उसे भारतीय नागरिक समझा जाएगा। लेकिन इसके लिए भी शर्त है, उसे कब भारतीय नागरिक समझा जाएगा? यदि उसने संविधान के प्रारंभ में, संविधान का प्रारंभ इन द सेंस 26 जनवरी 1950, संविधान के प्रारंभ के पूर्व या पश्चात उस देश की भारतीय राजनयिक को नागरिकता हेतु आवेदन किया हो। ठीक है, आवेदन किया हो तब उसे भारतीय नागरिकता मिल सकती है। ठीक है, इससे संबंधित आप कुछ टर्मिनोलॉजी समझ लीजिए, शब्दावली समझ लीजिए। देखिए शब्दावली क्या बताती है, देखिए हम बात करें सिटीजन ऑफ इंडिया यानी भारत का नागरिक, एक तो होते हैं भारत के नागरिक, ठीक है, एक होता है एनआरटी यानी नॉन रेजिडेंस इंडिया यानी प्रवासी भारतीय, जिसे आप अनिवासी भारतीय भी कह सकते हैं। ये इसकी फुल फॉर्म से भी संबंधित प्रश्न पूछे गए थे, फुल फॉर्म से भी संबंधित प्रश्न पूछे गए थे यहाँ से आर्टिकल 8 से। एक होता है पीआईओ यानी पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन यानी भारतीय मूल के व्यक्ति, भारतीय मूल के व्यक्ति। ठीक है, देखिए ये जो मैं आपसे कह रहा हूं बार बार, भारतीय मूल, भारतीय मूल इन द सेंस कोई अपने भारत का व्यक्ति किसी अन्य देश में रहने लग जाए ना तो उसे भारतीय मूल का व्यक्ति कहा जाता है। जैसे हमारे भारत के, या आप ही अमेरिका में चले जाएं, आप अब ब्रिटेन में चले जाएं तो आपको भारतीय मूल का व्यक्ति कहा जाएगा। ठीक है, एक होता है ओसीआई यानी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया यानी भारत का ओवरसीज नागरिक। भारत का ओवरसीज नागरिक से संबंधित एक नागरिकता संशोधन विधेयक लाया गया था 2003 में। ठीक है, किसकी सिफारिश पर? लक्ष्मीकांत सिंघवी समिति की सिफारिश पर, लक्ष्मीकांत सिंघवी समिति की सिफारिश पर दिसंबर 2003 में नागरिकता संशोधन विधेयक लाया गया था। ठीक है, ये दोहरी नागरिकता से संबंधित है,
भारत का जो ओवरसीज नागरिक है ना, ये दोहरी नागरिकता से संबंधित है। आई होप आप आर्टिकल 8 को अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 9, 10, 11 के बारे में। देखिए, बात करें आर्टिकल 9 यानी अनुच्छेद 9 के बारे में, तो अनुच्छेद 9 बताता है नागरिकता के निलंबन के बारे में, नागरिकता के समापन के बारे में, कि किसी व्यक्ति की नागरिकता कैसे रद्द की जा सकती है। तो इसके भी कुछ पैरामीटर होते हैं जिन्हें हम भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के थ्रू समझेंगे। अभी आप यहाँ पर सिर्फ ये समझ लीजिए कि आर्टिकल 9 नागरिकता के निलंबन के बारे में बताता है। यहाँ आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति स्वेच्छा से या किसी विदेशी राज्य का नागरिक हो जाता है, जब कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से किसी विदेशी राज्य का नागरिक हो जाता है, तो उसकी भारतीय नागरिकता अपने आप समाप्त हो जाती है। अभी मैंने आपको बताया था, अगर आप भारत से पाकिस्तान जा रहे हैं या भारत से अमेरिका जा रहे हैं या किसी भी देश में जा रहे हैं और वहां पर उस देश की नागरिक हो जाते हैं, उस देश की नागरिकता प्राप्त कर लेते हैं, तो आपकी भारतीय नागरिकता अपने आप रद्द हो जाती है। ठीक है, स्वतः ही मिट जाती है। ये कहता है आर्टिकल 9। अब आर्टिकल 10 किसके बारे में बताता है? आर्टिकल 10 कहता है कि किसी भी व्यक्ति की नागरिकता, किसी व्यक्ति की नागरिकता विधि के उपबंधों के अधीन सिर्फ संसदीय विधि द्वारा ही ली जा सकेगी। यानी आप इस तरह से समझ सकते हैं कि नागरिकता के अधिकारों को संसद में कानून बनाए बिना निलंबित नहीं किया जा सकता। यानी नागरिकता के अधिकार तभी निलंबित किए जा सकते हैं जब संसद में कोई कानून बना दिया गया हो। ठीक है, बिना संसद के कानून के नागरिकता के अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता, ये कहता है आर्टिकल 10। ठीक है, आर्टिकल 11 कहता है कि संसद को अधिकार है भाई कि वह नागरिकता के कानूनों में संशोधन कर सकती है। यानी हमारी जो संसद है ना, इसे अधिकार दिया गया है कि ये नागरिकता के कानूनों में संशोधन कर सकती है। नागरिकता से संबंधित जो भी कानून है, जो भी नियम है, उनमें संशोधन कर सकती है। कौन? संसद को ये अधिकार देता है। कौन? आर्टिकल 11। ठीक है, आर्टिकल 11 संसद को अधिकार देता है कि वह नागरिकता से संबंधित नियमों और उनसे संबंधित कानूनों में संशोधन कर सकती है। आई होप आप मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम जानेंगे नागरिकता अधिनियम 1955 के बारे में। अब इसे आप ध्यान से समझने की कोशिश करना। ठीक है, नागरिकता अधिनियम 1955 में लाया गया था और ये संसद द्वारा पारित किया गया था। इसमें भी समय समय पर बहुत सारे परिवर्तन किए गए थे, संशोधन किए गए थे। और वो संशोधन कौन कौन से संशोधन किए गए थे, यहाँ पर आप समझ लीजिए। पहला संशोधन किया गया था इसमें, ये जो नागरिकता सिटीजनशिप एक्ट लाया गया था 1955 में, इसमें पहला संशोधन किया गया था 1986 में। और लास्टवा यानी अंतिम संशोधन किया गया है, जिसे आप नवीनतम संशोधन भी बोल सकते हैं, 2019 में। ठीक है, अच्छा, जो नागरिकता अधिनियम 1955 में लाया गया था, ये संसद द्वारा पारित किया गया था। ये दो चीजों के बारे में बताता है। ये दो चीजों के बारे में बताता है। पहला तो नागरिकता प्राप्त करने के तरीकों के बारे में, दूसरा नागरिकता समाप्त यानी रद्द करने के तरीकों के बारे में। सिर्फ दो चीजों के बारे में बताता है और इससे आप कुछ नया नहीं सीख सकते। नागरिकता प्राप्त या ग्रहण करने के 5 तरीके बताए गए हैं इस अधिनियम के अनुसार। कितने तरीके? 5 तरीके। और नागरिकता समाप्त करने के 3 तरीके बताए गए हैं इस अधिनियम के अनुसार। अब वो 5 तरीके कौन कौन से हैं नागरिकता प्राप्त करने के, पहले उन्हें समझ लीजिए। ठीक है, देखिए, ये जो नागरिकता अधिनियम 1955 में लाया गया था, पहला संशोधन इसमें 1986 में किया गया था, दूसरा 92 में, तीसरा 2003 में, चौथा 2005 में, छठवां 2015 में। और पहला तो 86 में, दूसरा 92, तीसरा 2003, चौथा 2005, छठवां 2015 और एक किया था 2019 में। यानी फिर आप कह सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। पहला 86 में, दूसरा 92 में, तीसरा 2003 में और चौथा 2005 में, पांचवा 2015 में और छठवां 2019 में, जो नवीनतम संशोधन है। भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके हैं। वो कौन कौन से तरीके हैं? पहले तो आपको जन्म से नागरिकता मिल सकती है। जन्म से भी नागरिकता आपको मिल सकती है। जन्म इन द सेंस आप कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति जिसका जन्म
26 जनवरी 1950 को या उसके पश्चात भारत में हुआ हो वो भारत का नागरिक कहलाएगा, यानी संविधान लागू होने से पूर्व। नहीं, संविधान लागू होने के बाद। ठीक है, कोई भी व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 को हुआ हो, उसी डेट को हुआ हो या उसके बाद हुआ हो, तो वो भारत का नागरिक कहलाएगा। किंतु इसके अधोलिखित जिसके दो अपवाद भी हैं। पहला, विदेशी राजनयिकों के भारत में जन्मे बच्चों को भारतीय नागरिक नहीं समझा जाएगा। जो विदेशी राजदूत होते हैं ना, वो तो आपको पता है कि जब विदेशी राजदूत भारत में रहेंगे तो उनके बच्चे कहाँ होंगे, विदेश में होंगे कि यहाँ होंगे। उनकी बीवी यहाँ होगी तो उनके बच्चे भी यहीं होंगे, तो उन्हें भारत का नागरिकता नहीं मिल जाएगी, नहीं दी जाएगी। ठीक है, दूसरा अपवाद है इसका, शत्रु के अधीन किसी भारतीय भूभाग में जन्मे उनके बच्चों को जन्म से भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं होगी। ठीक है, कोई शत्रु है और उसके अधीन भारत का कोई भी भूभाग है और उस भूभाग में जन्मे बच्चे को भारतीय नागरिकता नहीं दी जाएगी। इसके दो अपवाद हैं। दूसरा है वंश या परंपरा से नागरिकता। वंश परंपरा से नागरिकता, वंश परंपरा से नागरिकता। ठीक है, तीसरा है आपका पंजीकरण से नागरिकता। किससे? पंजीकरण से नागरिकता। देखिए, जो जन्म से नागरिकता के बारे में जो प्रावधान किया गया है ना, इससे संबंधित आपका पहला नागरिकता संशोधन किया गया था 1986 में। और जो वंश परंपरा से संबंधित जो नागरिकता बताई गई थी ना, इससे संबंधित एक नागरिकता संशोधन किया गया था 1992 में, दूसरा संशोधन वंश परंपरा से संबंधित। ठीक है, उसके बाद तीसरी तरीका है नागरिकता प्राप्त करने का, पंजीकरण से नागरिकता। अब पंजीकरण के लिए भी कुछ शर्तें हैं, इसके भी कुछ पैरामीटर हैं। जैसे वह व्यक्ति जो 5 वर्षों से भारत का निवासी हो या भारत में रह रहा हो तो उसे नागरिकता मिल जाएगी भारत की। वह व्यक्ति जो भारतीय मूल का हो उसे भी नागरिकता मिल जाएगी। भारतीय मूल इन द सेंस वह किसी भी देश में रह रहा हो, लेकिन वह पंजीकरण के लिए आवेदन कर दे, नागरिकता के पंजीकरण के लिए आवेदन कर दे, तो उसे भारतीय नागरिकता मिल सकती है। वह महिला जिसने भारतीय नागरिक से विवाह किया हो, यानी कोई भी लड़की, महिला तो हाँ महिला कह दो आप, लड़की नहीं, लड़की महिला एक ही होती हैं, लड़की ही शादी करके महिला बनती हैं। तो कोई भी महिला जिसने भारतीय नागरिक से विवाह किया हो, वह व्यक्ति जो राष्ट्रमंडल से हो और भारत सरकार के अधीन कार्यरत हो, तो उसे भी पंजीकरण से नागरिकता मिल सकती है। चौथा तरीका है इसका देशीकरण से नागरिकता। देशीकरण से नागरिकता इन द सेंस आप कह सकते हैं कि कोई विदेशी व्यक्ति जो वयस्क है तथा अपने देश की नागरिकता को त्याग कर अपने देश की नागरिकता को त्याग करके भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहे तो वो भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है, लेकिन इससे प्राप्त करने से पहले उसे भारत सरकार को सूचना देनी होगी। ठीक है, सूचना देनी होगी और उसे किसी एक संविधान में जो अपने 22 भाषा है ना, उसमें से किसी भी एक भाषा का अच्छा ज्ञान भी होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अर्जित भूभाग से विलय के द्वारा नागरिकता। यानी अगर अपना देश किसी भी भूभाग को अर्जित करे तो उस भूभाग में जितने भी सदस्य रह रहे होंगे, जितने भी लोग रह रहे होंगे, जितने भी नागरिक रह रहे होंगे, उन्हें अपने आप ही अपने भारत की नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम जानेंगे नागरिकता रद्द करने के 3 तरीके कौन कौन से हैं। ओके, देखिए अब हम जानेंगे कि भारत की नागरिकता रद्द करने के कितने तरीके हैं। देखिए, अब तक मैंने आपको जो भी समझाया है, जितना भी समझाया है, आप अगर ध्यान से सुन रहे होंगे ना तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं भारतीय नागरिकता रद्द करने के 3 तरीके कौन से हैं। एक तो वही है कि हम अपनी इच्छा से नागरिकता त्याग कर सकते हैं, है ना। एक तो अपनी इच्छा से हम नागरिकता त्याग कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा आर्टिकल 9 के द्वारा आपकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है। आर्टिकल 9 के द्वारा आपकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है। आर्टिकल 9 वही है कि कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य का नागरिक हो जाता है तो उसकी नागरिकता त्याग कर दी जाएगी। तीसरा, आपको नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। आपको भारत की नागरिकता से वंचित भी किया जा सकता है, लेकिन इसके भी कुछ पैरामीटर हैं, इसकी भी कुछ शर्त हैं। वो कौन कौन सी शर्त हैं जिनके द्वारा आपको भारतीय नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। तो पहली शर्त है कि आप या तो पागल या दिवालिया हो। वह व्यक्ति जो पागल या दिवालिया है उसे भारत की नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा।
ठीक है। दूसरा है गैर कानूनी तरीके से अगर आपने नागरिकता प्राप्त की है, अगर आपने भारत की नागरिकता गैर कानूनी तरीके से प्राप्त की है तो आपको नागरिकता से वंचित किया जाएगा। तीसरा, अगर कोई भी व्यक्ति संविधान की अवमानना करता है, यानी संविधान को नहीं मानता है, संविधान की बातों को नहीं मानता है, संविधान ने जो प्रावधान किए हैं उनको नहीं मानता है, तो उसको भारतीय नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। ठीक है। चौथा है देशद्रोह होने की स्थिति में, अगर कोई व्यक्ति देश के खिलाफ गद्दारी करता है, देश के साथ गद्दारी करता है, देशद्रोही बन जाता है, तो उसकी भी नागरिकता सिटीजनशिप समाप्त की जा सकती है। ठीक है। पांचवा है यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य देश में 2 साल की सजा पा चुका हो। ठीक है। यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य देश में 2 साल की सजा पा चुका हो। अच्छा, वो सजा कैसे पाया हो, अब इसे पूरे तरीके से समझिए। पंजीकरण या देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के 5 वर्ष के भीतर अगर कोई व्यक्ति पंजीकरण या देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त कर लेता है और नागरिकता प्राप्त करने के 5 वर्ष के भीतर उसे किसी अन्य देश द्वारा 2 साल की अगर सजा हो जाती है तो उसकी नागरिकता रद्द कर दी जाएगी। ये है इस 5 पॉइंट का मतलब। ठीक है। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे और आज की इस क्लास में आपने भारतीय संविधान के भाग 2 को अच्छे से डिस्कस कर लिया है, अच्छे से समझ लिया है ना। और नेक्स्ट क्लास में देखिए, हम नेक्स्ट क्लास में भाग 3 के बारे में डिस्कस करेंगे बहुत ही शानदार तरीके से। भाग 3 के बारे में बता दूं, यहाँ पर मैंने नोट्स तो बना लिए हैं, बहुत ही शानदार नोट्स हैं। भाग 3 जो कि मौलिक अधिकार के बारे में बताते हैं, यानी फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताता है। प्रारंभ में ये 7 से लेकिन अब कितने हैं, 6 हैं। ये जो मौलिक अधिकार हैं ये राज्य के विरुद्ध नागरिक के दावे हैं। ठीक है। इन्हें मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ओके। जिसमें हमें आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक पढ़ना होता है, तो इन्हें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी आप भाग 1 और भाग 2 का रिवीजन कर लीजिए अच्छे से, और इसके PYQ कहीं से भी कोई भी आपके पास बुक है तो उस बुक को लगाइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।